हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। कई सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट करे थे सर इस सेमेस्टर के अंदर बहुत कम टॉपिक हैं, तो इसलिए इस सेमेस्टर के भी टॉपिक्स कवर कीजिए। तो अब हम एनिमल फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमने इसमें स्टार्ट किया था डाइजेशन का चैप्टर, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन 2 वीडियोस को देख लीजिए। ये है डाइजेशन का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की कंप्लीट फिजियोलॉजी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपको नोट्स चाहिए एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और बायो बुक टैग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बायो बुक टैग एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको सभी तरह के नोट्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी तरह के नोट्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। उसके बाद टेलीग्राम पर बीएससी और एमएससी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं वहाँ पर आपको सेंड करता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए डाइजेशन पार्ट थर्ड के अंदर हम कवर करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं पाचन की क्रियाविधि। दोस्तों इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स डाइजेशन के ऊपर बना चुका हूं। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था फूड के बारे में, फूड क्या होता है, फूड के कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने जाना कि जनरली हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं, उस खाने के अंदर 6 मेन कंपोनेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स या फिर मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स या वाटर। ये 6 मेन कंपोनेंट होते हैं और इन 6 मेन कंपोनेंट में से 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जिसका हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है। इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में गेन करते हैं। अभी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, ये 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जिसका हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। बाकी जितने भी होते हैं वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन के द्वारा या हमारी एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगर मैं आपको डाइजेशन का बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताऊं एनर्जी तक के, तो आई थिंक आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगा कि आखिर डाइजेशन क्या है, क्यों होता है और एनर्जी हमें कैसे मिलती है। एक बार मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों खाते हैं, तो आप कहेंगे एनर्जी के लिए खाते हैं। क्या डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलती है? नो। डाइजेशन हमें जान लेना ज़रूरी है कि एनर्जी हमें मिलती कहाँ पर है। देखिए एग्जैक्ट लोकेशन आप कैसे पता करेंगे, जब आप इसको अच्छे से समझेंगे। हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप के फूड कंपोनेंट हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, वो प्रोटीन्स हो सकता है, वो फैट्स हो सकता है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। यानी उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ग्लूकोज में, जो कि है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स अब मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तभी हमारी इंटेस्टाइन या हमारी एलिमेंट्री कैनाल उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम नहीं ले पाते, इसीलिए हमें खाने को कूचना पड़ता है। कूच के जितना खाना खाओगे वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा और साथ में जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये सब के सब उसमें हेल्प करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद देखिए, जब हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से हमारे जब खाने का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंपली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो गया, तो अब वो जो खाना है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारी ब्लड में आ जाएगा। अब ब्लड के द्वारा हमारी सभी सेल्स तक पहुंच जाएगा। अब सेल्स के अंदर होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस, ईएमपी पाथवे जिसे बोलते हैं। टीसीए साइकिल आपने पढ़ा होगा, जिसे हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पढ़ा होगा। तो ये 3 सेल्यूलर जो सेल्यूलर स्टेजेस हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की स्टेजेस हैं। तो इन तीनों स्टेज में होता क्या है, जनरली फूड का जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। जो भी हमने खाना खाया है ना, उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। तो भैया मेन एनर्जी कहाँ पर मिल रही है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन होने के बाद हमें बायोलॉजिकल करेंसी हमारी जो एटीपी है वो बन रही है। यानी एनर्जी का जो मेन फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर बन रहा है। तो डाइजेशन में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, कोई भी एनर्जी नहीं रिलीज होती। इस बात को आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, सो गाइज अभी यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी। हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि बक्कल कैविटी के अंदर खाने का क्या क्या चेंज हो जाता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं बक्कल कैविटी में जो इस खाने को चेंज करते हैं, और हमें मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो कंपोनेंट है फूड का जो भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उसको हमें सिंपल कंपोनेंट में चेंज करना होता है। तो
बक्कल कैविटी में वो कितना चेंज होता है, स्टमक में जाकर कितना चेंज होता है, डिओडिनम में जाकर कितना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि धीरे धीरे हम देखेंगे सभी जगह कौन कौन से एंजाइम्स उसमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो टॉपिक है वो है डाइजेशन ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, तो हम लोग एक बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो उसका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हम जानते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एग्जाम पेपर में 7.5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर साल, वो सेकंड वीडियो से पूछा जाता है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सेकंड वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, और डिफरेंट टाइप के जो फूड कंपोनेंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, इनका ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है और किन किन एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेशन होता है। यही क्वेश्चन 7.5 नंबर में हर साल पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। आप लोग अपना सोल्ड या अनसोल्ड पेपर उठाकर देख सकते हैं। लेकिन कई बार डायरेक्टली डाइजेशन की फिजियोलॉजी पूछता है 7.5 नंबर में, तो उसके लिए ये आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली देखते हैं, आइए हेडिंग डाल लीजिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी। द फूड इज च्यूड बाय ग्रिंडर्स। जब भी आप खाने को खाते हैं, चबाते हैं, फिर उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे माउथ में जो बक्कल कैविटी में प्री मोलर्स और मोलर्स जो दांत होते हैं वो उस खाने को पीसते हैं, और फिर इसके बाद जीभ के द्वारा वो खाना पहुंचा दिया जाता है धीरे धीरे ग्रिंडर्स की तरफ, और फिर वो जो है हमारी सलीवा से मिक्स होकर के पूरी तरह से, वो एक स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है सलीवा, और उससे मिक्स होकर के पूरी तरह से वो लसलसा सा हो जाता है। मतलब फूड ऐसा हो जाता है जैसे वो ड्राई था पहले, अब वो धीरे धीरे गीला हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, इट कंटेन म्यूकस, उसके अंदर म्यूकस हो जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम टाइलिन और सिलिवरी अमाइलेज से वो खाना जो है पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तो सिंपली जब भी आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी फूड का कंपोनेंट खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें सिंपली क्या होगा, सबसे पहले आप उसको चबाएंगे, खाने को बहुत देर तक चबाते फिर उसके बाद मतलब कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कट करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर जो दांत हैं उनमें से कुछ दांत खाने को काटते हैं, कुछ उसको पीसते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि आप जानते हैं 3 जोड़ी सिलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इसके बारे में आप ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे। एक जो होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड सिलिवरी ग्लैंड्स वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारे जो कान है, कान के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। दूसरी जो सिलिवरी ग्लैंड्स है उसका नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सब मैंडिबुलर का मतलब समझ लो, हमारा जो लोअर जोज होता है, हमारी जो मैंडिबल बोन है, मैंडिबल हड्डी, हमारे माउथ की एक ही ऐसी हड्डी है जो कि मूवेबल है, यानी कि हिल डुल सकती है, वो है मैंडिबल हड्डी। तो उसी मैंडिबल हड्डी में नीचे की तरफ जो लोअर जोज होता है, उसी जबड़े में प्रेजेंट रहती है हमारी सब मैंडिबुलर सिलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तीसरा जो जोड़ा पाया जाता है सिलिवरी ग्लैंड्स का, वो हमारी जीभ के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। ये 3 सिलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, और इन सभी की जो डक्ट होती है वो कहाँ पर ओपन होंगी, हमारी बक्कल कैविटी में, जिससे कि ये अपनी जो सलीवा है वो पूरा का पूरा इकट्ठा सलीवा कहलाता है, ठीक। अब इस सलीवा में ये पूरी तरह से जो आपने जो भी फूड खाया है वो पूरी तरह से उसमें सन जाएगा, यानी कि पीस कर अब वो कहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा, धीरे धीरे इसोफेगस के अंदर पहुँचाया जाता है, हमारी ग्रास नली के अंदर पहुँचाया जाता है। तो अब हमें ये जानना है कि हमारी जो सलीवा है बक्कल कैविटी के अंदर, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है, और वो क्या क्या काम करता है। क्योंकि दोस्तों प्रोटीन का पाचन तो हमारे बक्कल कैविटी स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। प्रोटीन को आप माउथ से स्टार्ट नहीं करते, स्टमक में जाने के बाद ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। हालांकि कुछ कार्निवोरस ऐसे मांसाहारी जो जंतु होते हैं, उनके माउथ में पेप्सिन होता है, जो कि माउथ से ही उनके फूड का जो डाइजेशन है, क्योंकि वो मांस खाते हैं, तो वहीं से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बट ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर माउथ में प्रोटीन को पचाने वाले कोई भी एंजाइम नहीं है। सो फंक्शन ऑफ सेलिवा देखते हैं, सेलिवा का क्या फंक्शन है। एट pH 7 हाइड्रोलिसिस स्टार्च इनटू माल्टोस। 7 के pH पर हमारे जो स्टार्च होता है, जो कि एक तरीके से हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स, उसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो अब इसे कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में, ठीक है। माल्टोस में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो यानी कि धीरे धीरे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब माल्टोस भी आगे चलकर ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, ठीक है। धीरे धीरे जब तक वो ग्लूकोज सिंपलेस्ट यूनिट, कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, उसमें नहीं कन्वर्ट हो जाता, तब तक कि वो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। तो सिंपली सबसे पहले क्या होता है, स्टार्च जो होता है इसका होता है हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंटेशन में, और इसमें जो क्रियाविधि करता है उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। इसे हम सिलिवरी अमाइलेज भी बोलते हैं।
ये हमारे माउथ में जब भी, जैसे आप कुछ आपने सुना होगा, लोग जब लड्डू खाते हैं या रसगुल्ले खाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, या फिर आप जनरली इमली वगैरह कोई खा रहा हो, हम लोग देख लें तो भी हमारे माउथ में पानी आ जाता है। ये सब जो सलीवा निकलता है ये इसका कारण है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल के अंदर। तो देखिए, स्टार्च जो होता है इसका हाइड्रोलिसिस होगा टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंटेशन में, और फिर ये जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा माल्टोज में। ठीक है, ये थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म माल्टोज। और भी क्या क्या फंक्शन है सलीवा के, हमें सलीवा के फंक्शन को वहाँ पर लिखना होगा। Some amount of maltose sugar is hydrolyzed into glucose by the enzyme maltase. Maltase एंजाइम की हेल्प से कुछ माल्टोस का कुछ जो पार्ट होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था। अब यही ग्लूकोज हम डायरेक्टली पचा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, उनको डायरेक्टली ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है डाइजेशन के लिए। अगर वो खाना देंगे तो वो पहले चबाएगा, फिर डाइजेशन का लंबा प्रोसेस होगा। हमें तुरंत एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हम डायरेक्टली ग्लूकोज दे देते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और डायरेक्टली हमें एनर्जी मिल जाती है। तो अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप ग्लूकोज ले लीजिए, और एथलीट को जनरली ग्लूकोज दिया जाता है डायरेक्टली, ताकि तुरंत एनर्जी मिल जाए। ठीक है। नंबर सेकंड, म्यूकस प्रेजेंट इन सलीवा मिक्स विथ फूड। हमारी फूड के अंदर, हमारी जो बक्कल कैविटी है उसमें जो म्यूकस प्रेजेंट होगा, अब ये म्यूकस जाकर के फूड से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से मिक्स होकर, एंड मेक्स इज सॉफ्ट, और इस फूड को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेगा, विस्कस कर लेगा, जिससे कि वो ईजिली मैस्टिकेटेड बाय द ग्रिंडर्स, ताकि वो पूरी तरह से उसके द्वारा चबा करके, ग्रिंडर्स के द्वारा चबा करके ये पूरी तरह से मिक्स होकर के सॉफ्ट हो जाएगा फूड। क्योंकि जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी एकदम ड्राई होती है, सूखी होती है। कोई भी खाना आप, जैसे चावल है, रोटी है, ये सब बिल्कुल ड्राई होता है। लेकिन जैसे ही आप माउथ में डालोगे, आप पाओगे वो धीरे धीरे लिक्विफाइड हो जा रहा है। कैसे? क्योंकि उसमें म्यूकस, टाइलिन एंजाइम, ये सारी जो सलीवा मिलते ही पूरी तरह से वो घुल जाता है। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा? ग्रिंडर्स क्या होते हैं? ग्रिंडर्स जो होते हैं किसी चीज़ को पीसते हैं। अब हमारे माउथ में ग्रिंडर्स का काम कौन कर रहा है? प्रीमोलर्स, मोलर्स, हमारे जो दांत हैं वही पीसते हैं खाने को। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का कि ग्रिंडर्स क्या हो गया ये। द ड्राई एंड सॉलिड फूड इज लिक्विफाइड बाय द सलीवा। ये जो ड्राई फूड है, मैं जैसा कि मैंने आपको कहा, जो भी खाना है, ड्राई फूड का मतलब उसका मतलब कि सूखा भोजन। अब चाहे वो आप, मैं अगर फ्रूट्स की भी बात कर ले, ड्राई फ्रूट्स यानी जैसे बादाम वगैरह है, वो सब सूखा है, लेकिन जैसे ही आप लोग माउथ में उसे खाएंगे, चबाएंगे, तो सलीवा मिक्स हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे गीला हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। व्हेन नो फूड, जब आप खाना नहीं भी खाते हैं तो भी हमारे सलीवा का फंक्शन ही होता है कि हमारे मुंह को सूखने ना दे, एक तरीके से मॉइस्चर को कीप बना कर रखे। ठीक है। द एंजाइम पॉलीसैकेराइडेज। दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया नहीं जाता है? हमारे आसपास इतने सारे बैक्टीरिया हैं, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इन्वायरमेंट में भी, हवा में भी, बहुत हर जगह बैक्टीरिया हैं। तो हम जब खाना खाते हैं तो उसके साथ, उस खाने के साथ साथ बैक्टीरिया भी चले जाते हैं। तो हमारे एंजाइम में, जो सलीवा है, उसमें एक एंजाइम होता है पॉलीसैकेराइडेज। ये एंजाइम क्या करता है? जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल होगी उसको डिसॉल्व कर देगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो आगे चल कर के और भी हमारे HCl जो होगा, हाइड्रोक्लोराइड होता है, वो भी जाकर के उसको, वो एंजाइम भी जाकर के उसको डिसॉल्व कर देता है, बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो बैक्टीरिया को धीरे धीरे खाने के अंदर, जो भी बैक्टीरिया या जो भी कोई की मच्छर वगैरह जो भी खाने में घुस गया और आपको नहीं पता है, तो वो सब के सब मारे जाते हैं अंदर जाते जाकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया होगा कई सारे वीडियोज़ में कि जो बड़े बड़े जो स्नैक होते हैं, जैसे एनाकोंडा या अजगर वगैरह, पाइथन वगैरह, ये सब समूचा ही निगल जाते हैं। इनके अंदर इनके एंजाइम्स इतने ज़्यादा एसिडिक होते हैं कि ये किसी भी जानवर को पचा लेते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो आप समझ लीजिए कि एसिडिक, ये जो हमारे अंदर एंजाइम्स होते हैं बड़ी पावरफुल होते हैं, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर देंगे, उसे किल कर देंगे। ठीक, तो अब जैसा कि हमने पता ही, पाइथन जो होगा वो काफ़ी हैवी जानवर है और वो चबाता भी नहीं किसी चीज़ को, बस डायरेक्टली निकल जाता है। तो सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका एंजाइम। उसके बाद भी नोट कर सकते हैं, सेलिवा हेल्प इन द टेस्ट ऑफ द फूड। सेलिवा और भी मदद करता है। जब आप खाना खाते हैं तो आप लोग कहते हैं बड़ा खाना बहुत स्वादिष्ट बना है भाई, मज़ा आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको कैसे पता चला कि खाना स्वादिष्ट बना है? ये सेलिवा उसमें हेल्प करता है। सेलिवा के जरिए हमें पता चल जाता है कि भाई खाना टेस्टी बना है या नहीं बना है। ठीक है। बाइकार्बोनेट्स होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, एंड म्यूसिन होता है। ये सब बफर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। तो सिंपली दोस्तों, हमें
अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, तो आपको सबसे पहले बक्कल कैविटी के अंदर दिखाना है कि किस तरह से जो है फूड हम खाते हैं, कैसे उसका कौन कौन से एंजाइम्स उस फूड को पाचन करने में हेल्प करते हैं। तो माउथ से तो हमें पता है कि भाई सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स का ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप स्टमक में आएंगे तो वहाँ पर प्रोटीन्स का भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो गाइज, बक्कल कैविटी के बाद अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, यानी स्टमक में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। स्टमक में जो फूड होता है उसमें फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, किन किन एंजाइम्स की हेल्प से होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टमक से जो फूड है वो डिओडिनम में कैसे पहुंचता है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये वीडियो का जो ये क्लिप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिप है, इसको आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से सोचना है, समझना है और नोट डाउन करना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा कि बक्कल कैविटी के अंदर आप जो भी खाना खाते हैं अपने मुंह में उसको अच्छी तरह से चबाते हैं, पीसते हैं, और फिर इसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, और फिर ये जो फूड है अब इसको हमें कहाँ पर पहुँचाने की ज़रूरत है, स्टमक में। लेकिन स्टमक में आप कैसे पहुँचाओगे? माउथ से स्टमक को जोड़ने वाली एक कैनाल है जिसका नाम है इसोफेगस, ग्रास नली। तो हमें क्या करना है, माउथ से सबसे पहले ग्रास नली में उस फूड को पहुंचाना है, और इस क्रिया को कहा जाता है डीग्लूटेशन ऑफ फूड इन इसोफेगस। गाइस, जिसे बोलते हैं गटकना या निगलना, एंगल्फ ऑफ फूड। तो फूड को जो एंगल्फ करने की क्रिया है, जो प्रोसीजर है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसका सेंटर मेड्यूला होता है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, इसोफेगस के अंदर फूड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, यानी ना तो कोई वहाँ पर ऐसा एंजाइम होता है जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ना ही उसमें कोई फिजिकल चेंज आते हैं कि भोजन को अच्छी तरह से काटना, पीसना या मतना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ये फूड डायरेक्टली बक्कल कैविटी से कहाँ पर आ गया, स्टमक में। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बक्कल कैविटी और स्टमक को जोड़ने वाली एक कैनाल है जिसे हम बोलते हैं इसोफेगस, और इसका कोई डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। स्टमक में पहुंचने के बाद अब देखिए फूड के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज क्या क्या आते हैं। फिजिकल चेंजेस ऑफ फूड इन स्टमक, इनसाइड द स्टमक। फूड एंटर करेगा स्टमक के अंदर, हमारे पेट में अब भोजन एंटर कर चुका है। तो दोस्तों, ये जो अमावस्या की दीवारें हैं, यानी हमारे जो स्टमक है उसकी जो दीवारें होती हैं उनमें एक क्रमाकुंचन गति चलती है। क्रमाकुंचन जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक वेव्स, एक मूवमेंट चलता है, एक तरंगे उत्पन्न होती है, और इन्हीं तरंगों की वजह से अब ये जो फूड है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारा फिजिकल चेंज होता है। ये इधर से भोजन इधर उधर हिल डुल कर पूरी तरह से ये मथ जाता है और एक थिक, एक पल्पी मास में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं काइम। अब जो फूड की एक नई फॉर्म तैयार हुई उसे हम बोलते हैं काइम। तो अब जो भी आपने फूड स्टमक में देखा है वो सब का सब क्या कहलाएगा, काइम। इसको आपको ध्यान रखना है। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें एक घटना घटती है जिसमें हमें अच्छी तरह से समझना है कि ये हमें समझाएगा कि स्टमक से फूड डिओडिनम में कैसे पहुंचता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्डियक वाल और पाइलोरिक अपर्चर ये दोनों के दोनों क्लोज हो जाते हैं, और ये ओपन कब होते हैं, इच पेरिस्टाल्टिक वेव्स, इच पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ। जैसे जैसे वो ओपन कब होगा, हर पेरिस्टाल्टिक वेव्स के साथ ओपन होता है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग, एक पाइप से पानी निकल रहा है, आप लोग क्या कीजिए, उसका जहाँ से वो पानी निकल रहा है उसको क्लोज कर दो, बंद कर दो, फिर हल्का सा हटा दो तो हल्का सा पानी निकल जाएगा, फिर बंद कर दो, फिर उसके बाद हटा दो, फिर पानी निकल जाएगा, फिर बंद कर दो। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप पानी को धीरे धीरे रोक करके फिर निकाल रहे हो, रोक करके फिर निकाल रहे हो। जस्ट इसी प्रकार से स्टमक से फूड जो है वो डिओडिनम में पहुँचता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वो बंद भी हो जाएगा और फिर थोड़ा सा जो है काइम वो पहुंच जाएगा डिओडिनम में, फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी धीरे धीरे फूड जो होता है वो स्टमक से डिओडिनम में पहुंचता है। लिटिल अमाउंट में जो काइम है वो पहुंचता है, डिओडिनम में एंटर करता है। तो ये तो हमने क्या देखा, एक फिजिकल चेंज क्या होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर कैसे कैसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और एंजाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में कई बार पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये तो दोस्तों गैस्ट्रिक जूस होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक। सबसे पहली बात तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये एसिडिक नेचर का होता है और इसका पीएच लगभग 0.9 से 1.5 तक होता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एसिडिक है। इट कंटेन म्यूकस, इसमें म्यूकस भी होता है और 0.4 से 0.5% तक HCl भी होता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जैसे पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज।
अब देखिए दोस्तों, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है उसमें 3 टाइप्स के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पर हमारे जो एंजाइम्स हो गए ये सब चीज़ें सिक्रेट होती हैं। तो हमें सिक्रेशन का भी लोकेशन जानना है। सो नंबर फर्स्ट है गैस्ट्रिक म्यूसिन। गैस्ट्रिक म्यूसिन से म्यूकस सिक्रेट होता है और किससे सिक्रेट होगा? म्यूकस नेक सेल से। इसे हम कैनाल सेल्स भी बोलते हैं। ये कार्डियक स्टमक में काफ़ी असंख्य होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं जहाँ से ये सिक्रेशन होता है। तो इन सेल्स कौन सी सेल्स होंगी? म्यूकस नेक सेल्स या म्यूकस कैनाल सेल्स भी हम बोल सकते हैं, जिनसे कि म्यूकस का सिक्रेशन होता है। नंबर सेकंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर या डाइजेशन में, इसको हमें अच्छी तरह से भी समझना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से सिक्रेट होता है? ये हमारी पैराइटल सेल्स, जिसे हम ऑक्सिंटिक सेल्स बोलते हैं, वहाँ से ये सिक्रेट होता है। नंबर थर्ड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये पेप्टिक सेल से, या इसे हम जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं, वहाँ से ये सिक्रेट होता है। अब हम देखेंगे केमिकल चेंजेस इन फूड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, आपकी जो बुक्स है वहाँ पर भी ये नोट्स मिल जाएगा, वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंदर ये जो केमिकल चेंजेस है इसमें हमें काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, यानी कि डाइजेशन के ड्यूरिंग ये जो HCl होता है ये क्या फंक्शन करता है? तो पहला काम ये करता है कि ये चेंज द pH ऑफ फूड। जो भी फूड है उसके pH को चेंज कर देता है, यानी अगर वो एल्कलाइनिक है तो उसे वो एसिडिक कर देता है, और लगभग जैसे फॉर एग्जांपल उसका pH 7 है तो उसका pH 2 हो जाता है, यानी एल्कलाइनिक से उसने डायरेक्टली उस फूड को कर दिया चेंज एसिडिक में। दूसरा पॉइंट ये क्या करता है, HCl का काम होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें पता है हमारे आसपास कई सारे बैक्टीरिया हैं और हम हर समय बैक्टीरिया से फाइट कर रहे होते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया चल जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करता है HCl। ये उसको जो भी फूड में आपने बैक्टीरिया खा लिया है गलती से तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे प्रो एंजाइम को एक्टिवेट करता है। दोस्तों जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग मांस खाते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि हमारे पास ऐसे मांस को पचाने वाले एंजाइम है, तो वो एंजाइम हमारे खुद के मांस को क्यों नहीं पचा पाते? सोचने वाली बात है कि हम लोग मांस पचा सकते हैं, जबकि हमारी बॉडी के अंदर वो भी तो एक मांस ही है जिसमें वो एंजाइम है, तो उसको क्यों नहीं पचा पाते? क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, उन्हें एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। समझो बात को जी, जैसे ये HCl है, ये इसका क्या काम होता है? ये जितने भी प्रो एंजाइम होते हैं, प्रो का मतलब ही होता है इनएक्टिव फॉर्म। ध्यान रखना, किसी भी एंजाइम के आगे अगर प्रो लिखा हुआ है दैट मीन्स वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो एक्टिवेट करेगा जब उसको, तभी वो अपना काम कर पाएगा, वरना वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब जैसे ये प्रो एंजाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, यानी कि पेप्सिन जो है अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर पेप्सिन के आगे लिखा हुआ है प्रोपेप्सिन दैट मीन्स वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसे प्रोटीन को पचाने के लिए एक्टिवेट फॉर्म में लाना होगा, और इस एक्टिवेशन का काम कौन करता है? HCl। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। ये है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन को एक्टिवेट करता है HCl और कन्वर्ट कर देता है इसको एक्टिव रेनिन में। अब ये जो एक्टिव रेनिन है ये केसिन को कन्वर्ट कर सकता है पैराकेसिन में। अब ये जो पैराकेसिन है ये कैल्शियम के साथ मिलकर बना लेता है कैल्शियम पैराकेसिनेट। जैसे आपने बच्चों में देखा होगा, बच्चे लोग जब दूध पी लेते हैं फिर वॉमिट कर देते हैं थोड़ी देर बाद। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस में आपने मिल्क पिला दिया तो वो थोड़ी देर बाद वॉमिट कर देते हैं। तो आप देखते हैं जो भी दूध उन्होंने पिया है और जो भी दूध उन्होंने वॉमिट के थ्रू बाहर निकाला है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि वो जो दूध है वो कैल्शियम पैराकेसिनेट होता है। ठीक है, अगर आप इस कैल्शियम पैराकेसिनेट को पेप्सिन एंजाइम इसमें डाल दें तो ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा उसके छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल में। जैसा कि हमने देखा कि डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ को हम तोड़ते हैं, तोड़ करके उसको स्मॉलेस्ट, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे ये है कैल्शियम पैराकेसिनेट, इसको जब ब्रेक डाउन करेगा तो ये प्रोटीन्स की छोटे छोटे भागों में टूटेगा। प्रोटियोसिस या पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स इनमें टूट जाता है, फिर इनको फर्दर तोड़ेंगे तो ये अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये है फंक्शन HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दूसरा जो गैस्ट्रिक लाइपेज है उसका क्या फंक्शन है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। गैस्ट्रिक लाइपेज का काम है कि वो फैट्स को पार्सली हाइड्रोलिसिस करता है, वो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। जैसे दोस्तों अभी एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पानी में अगर आप तेल मिलाएंगे क्या वो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हम इसको हाइड्रोलिसिस के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते फैट्स को।
ठीक है। जैसे आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस करके ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, बट यहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अब पानी का और तेल का कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर ये जो फैटी एसिड्स हैं इनको कैसे आप ब्रेक डाउन करोगे? हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई हलवाई है, हलवाई के कपड़ों में अक्सर बहुत ज़्यादा तेल लगा होता है, तो वो उस कपड़े को साफ़ करने के लिए क्या करता है, डिटर्जेंट यूज़ करता है, कोई अच्छा सा सर्फ यूज़ करता है या साबुन यूज़ करता है कपड़े धोने वाला, जिससे कि वो पूरा का पूरा जो ऑयल है वो बाहर निकल जाए। तो यानी कि डिटर्जेंट क्या काम करते हैं, वो पूरी तरह से उसको मिक्सअप कर देते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा पानी को उससे पूरी तरह से मिक्स करवा देंगे और जिससे कि वो साफ़ हो जाएगा कपड़ा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसी तरह से हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिटर्जेंट का काम कौन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, तब जाकर के इसको फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करना पॉसिबल हो पाता है। ये है गैस्ट्रिक म्यूसिन, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेंगे। गैस्ट्रिक म्यूसिन का काम क्या काम है, इसका फंक्शन रिड्यूस द एसिडिक इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके एसिडिक इफेक्ट को रिड्यूस करता है। दूसरा काम है हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों ये था स्टमक के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं फूड में और कौन कौन से एंजाइम्स है जो कि हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो गाइज, फूड का स्टमक के अंदर डाइजेशन देखने के बाद अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन डियोडिनम, यानी कि डियोडिनम के अंदर फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से वो एंजाइम्स हैं जिनकी हेल्प से डियोडिनम के अंदर जो फूड है वो अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डियोडिनम क्या है। दोस्तों, स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ने वाली जो कैनाल है, छोटी सी एक कैनाल है, उसी को हम बोल रहे हैं डियोडिनम। डियोडिनम की म्यूकस में कोई अपना पर्सनल कोई एंजाइम्स नहीं है जिससे कि फूड को सिंप्लीफाई किया जाए या ब्रेक डाउन किया जाए, बट ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से फूड को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो फूड के कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उनको सिंप्लीफाई करने वाले जो एंजाइम्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन डियोडिनम, हेडिंग डाल लीजिए, जो कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एंटीरियर पार्ट यानी आगे वाला पार्ट होता है। देखिए दोस्तों, डियोडिनम की जो म्यूकोसा है नॉट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, यानी कि उससे किसी भी तरह का कोई डाइजेस्टिव जूस यानी कि जो डाइजेशन में हेल्प कर सके वो सीक्रेट नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको बताया बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ये जो है इस डियोडिनम में आकर के उस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। बाइल जूस के बारे में अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। बाइल जूस के सेक्रेशन को कौन स्टिमुलेट करता है? कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं चेलेगो, यानी ऐसे केमिकल एजेंट्स जो कि बाइल जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं कि हाँ अब बाइल जूस का सेक्रेशन होना चाहिए। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन एजेंट्स को हम कहते हैं चेलेगो, ठीक है। ये जो बाइल जूस होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश और ग्रीन कलर का, हल्का सा नीले और हरे कलर का होता है और एल्कलाइनिक नेचर का होता है, ठीक है, और बीटर टेस्ट में होता है, यानी कि थोड़ा कड़वा टेस्ट होगा इसका। और प्रोड्यूस कौन करता है इसको? हिपेटिक सेल्स होती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। और स्टोर कहाँ पर होता है? जाकर के गाल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स। दोस्तों, बाइल जूस के अंदर किसी भी तरह का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सोल्ट्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक सोल्ट्स का मैं एग्जांपल देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो बाइल जूस को एक एल्कलाइनिक नेचर प्रदान करता है, यानी कि जो मैंने आपको कहा बीटर टेस्ट होता है या बाइल जूस एल्कलाइनिक नेचर का होता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है जो कि इसको एल्कलाइनिक नेचर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद बाइल जूस के अंदर कुछ ऑर्गेनिक सोल्ट्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक सोल्ट्स में आप नोट डाउन कर सकते हैं बाइल सोल्ट्स लाइक सोडियम ग्लाइकोलेट या सोडियम ट्यूरेकोलेट, और या फिर कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि फैट्स को इमल्सीफाई करते हैं। इमल्सीफाई का क्रिया आपने प्रोसेस देखा होगा, इमल्सिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, किसी फैट्स को हम एकदम सिंपल भागों में तोड़ दें। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम हर चीज़ों का, हम कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस कर देंगे या फिर अमीनो एसिड्स का हाइड्रोलिसिस कर देंगे, लेकिन जब बात आती है फैट्स की तो फैट्स का पानी से बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे आप पानी को तेल में डालेंगे तो क्या वो मिक्स हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। हमें उन्हें मिक्स करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिटर्जेंट का एग्जांपल दिया था, उनको आपस में मिला करके तभी वो मिक्स किया जा सकता है, तभी उसको तोड़ा जा सकता है। तो ये जो कुछ ऑर्गेनिक सोल्ट्स होते हैं ये उसको इमल्सीफाई करते हैं, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देते हैं। द बाइल पिगमेंट आर, जैसे कुछ
ऑर्गेनिक सोल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक तरीके से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिलीरुबिन या बिलीरुबिन, ये क्या है, दीज आर द फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन से बनते हैं और ये जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट मटेरियल, ठीक। तो बाइल जूस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर मैकेनिज्म देख रहे हैं और जिसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको एग्जाम पेपर में लिखना होगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। अब हम देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस। ये तो हमने अभी तक देखा था बाइल जूस के बारे में। पैनक्रियाटिक जूस के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये हमारे डिओडिनम के अंदर क्या क्या चेंजेस करता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इट इज़ ए एल्कलाइनिक नेचर। ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ये भी एल्कलाइनिक नेचर का होता है। इसका पीएच लगभग 8 के करीब होता है और इट कंटेन फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच सिक्रीट इनएक्टिव और इनजाइमोजन स्टेज। यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा एल्कलाइनिक नेचर का होता है। इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। अगर कोई एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है कि वो इनएक्टिव है। अब उसे हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास है ट्रिप्सिनोजन। एक चीज़ और नोट डाउन कर लेंगे, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा था कि अगर किसी एंजाइम के आगे प्रो लिखा हुआ है, प्रो का मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो अगर किसी एंजाइम के पीछे GEN लगा हुआ है दैट मीन्स ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। प्रो और जेन, अगर जेन लास्ट में लिखा हुआ है तो सफिक्स में, तो भी आप कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो हमें इसे एक्टिव फॉर्म में लाना होगा तो क्या करना होगा, तो इसी के अंदर एक एंजाइम होगा एंटेरोकाइनेज, ठीक है। डिओडिनम के अंदर एक एंजाइम आएगा एंटेरोकाइनेज जो कि इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिन को भी, ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन को भी काइमोट्रिप्सिन में चेंज कर देगा। तो यानी कि ये दोनों अब एक्टिव फॉर्म में आ गए। समझ रहे हो ना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, अगर मैंने कहा कि अगर किसी एंजाइम्स के पीछे GEN लगा हुआ है दैट मीन्स वो इनएक्टिव फॉर्म में है, हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि वो काम कर सके। तो एक्टिवेट कौन कर रहा है, एंटेरोकाइनेस। कहाँ पर प्रेजेंट है, डिओडिनम में आकर के ये इसको एक्टिवेट करेगा। अब ये कन्वर्ट हो गया एक्टिव ट्रिप्सिन में। ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो ट्रिप्सिन है इसने काइमोट्रिप्सिनोजन को जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में था इसको भी एक्टिव कर दिया। अब ये दोनों एंजाइम पूरी तरह से एक्टिव है, अब ये काम कर सकते हैं। इनका काम होता है कि ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करें, ठीक है। तो ये काइमोट्रिप्सिन जो होगा ये प्रोटीन के साथ मिल करके इसको ब्रेक डाउन कर देगा पेप्टोन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। अब ये डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं करते, जैसे पॉलीसैकेराइड्स है तो वो सबसे पहले ट्राइसैकेराइड्स में टूटेगा, डाइसैकेराइड्स में टूटेगा, डायरेक्टली मोनोसैकेराइड्स में नहीं टूटता, ठीक है। किसी चीज़ को आप डायरेक्टली तोड़ नहीं सकते, उसको छोटे छोटे भागों में आपको तोड़ना होगा। तो ये जो प्रोटीन है इसको तोड़ता है काइमोट्रिप्सिन पेप्टोन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है जब इसको तोड़ेंगे तो ये डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ठीक है, इस तरह से टूटेगा। तब जाकर कहीं जाकर एक लास्ट में एक एमिनो एसिड्स में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो यानी ब्रेकडाउन चलता रहता है जब तक कि वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट ना हो जाए। सो ट्रिप्सिन और जो काइमोट्रिप्सिन्स होती हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। और भी कुछ एंजाइम्स हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। इसका क्या फंक्शन होता है, ये पॉलीपेप्टाइड्स के जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो आप देख रहे हो ना पॉलीपेप्टाइड्स के मॉलिक्यूल, इनको अमाइनो एसिड्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि काइमोट्रिप्सिन ने क्या किया, इसने प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर दिया पेप्टोन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में। अब इस पॉलीपेप्टाइड्स को कौन ब्रेक डाउन कर रहा है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। अमाइनो एसिड्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल के अंदर। उसके बाद आता है जैसे एमाइलोप्सिन। इसका क्या काम है दोस्तों, हमारी जो सेलिवा है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमारी सेलिवा से बचे हुए जितना भी स्टार्च जो बच जाता है और वो फूड के साथ अंदर आ जाता है, तो अब उसको कौन ब्रेक डाउन करेगा, एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन उसको डाइसैकेराइड्स में तोड़ देता है, फिर डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स में टूट जाएगा, फिर वो एलिमेंट्री कैनाल द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नंबर 4 है स्टेप्सिन और लाइपेज। इसका क्या फंक्शन है, ये फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होगा, जितना भी आप लोग ऐसा खाना खाएंगे जिसमें फैट्स होगा, ये उस फैट्स को तोड़ेगा और तोड़ करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज करेगा, यानी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको तोड़ करके चेंज कर देगा। नंबर 5 न्यूक्लियसेस एंड न्यूक्लियोटाइड्स।
इसका न्यूक्लियोटाइडेट्स, इसका क्या फंक्शन है? ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो फाइनली डिओडिनम के अंदर हमने देखा कि दो एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, दो जूस हैं, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, ये मिलकर के फूड को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब ये जो डिओडिनम में फूड है ये कन्वर्ट हो जाता है, एक पेस्ट बना लेगा पूरी तरह से, जिसे हम बोलते हैं काइल। ध्यान रखना, काइम और काइल में डिफरेंट है। काइम कहाँ पर बना था? स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर बना था काइम। अब ये कन्वर्ट हो गया काइल में, ठीक है। डिओडिनम में जब सारा मैकेनिज्म हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, और भी ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, अब इसे हम कहेंगे काइल। तो इसको आप दोस्तों फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फाइनली वीडियो के इस लास्ट क्लिप के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो डिओडिनम के बाद जो फूड है वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ब्रूनर ग्लैंड्स और क्रिप्ट्स ऑफ लुबरक्वेन प्रेजेंट रहती हैं। इनसे इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसको हम बोलते हैं सक्कस एंट्रेकस। अब ये जो सक्कस एंट्रिकस है इसका पीएच होता है 8.3 यानी कि एल्कलाइनिक नेचर का होता है, और इसके अंदर फॉलोइंग एंजाइम्स यानी कि ये जो एंजाइम्स की लिस्ट आप देख रहे हैं ये सक्कस एंट्रिकस के अंदर पाई जाती हैं। पहला है एंटेरोकाइनेस, इसके बारे में जस्ट मैंने डिस्कस किया था। इसका फंक्शन क्या है? इसे अब कहते हैं एंटेरोपेप्टाइडेज। पहले इसको एंटेरोकाइनेस कहा जाता था, अब इसको हम एंटेरोपेप्टाइडेज के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन फंक्शन है एक्टिवेट द इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करता है। दूसरा है इरेप्सिन, ग्रुप ऑफ पेप्टाइडेज। ये जो इरेप्सिन है एक तरीके से पूरा पेप्टाइडेज का एक ग्रुप है, ठीक है। इस एंजाइम का हम क्या नाम बता सकते हैं? जैसे डाईपेप्टाइडेज, ट्राईपेप्टाइडेज, पॉलीपेप्टाइडेज। ये क्या करते हैं? ये डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं? स्टार्टिंग से अभी तक हमने क्या देखा कि जितने भी बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स थे वो सब के सब ब्रेक डाउन हो चुके हैं। बिल्कुल देख सकते हैं आप, अमाइनो एसिड्स में सब ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। यानी प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो गया। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो गया। फैट्स की सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो मतलब सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाती है लास्ट में, तब जाकर के डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नंबर थर्ड है आर्जिनेज, अमाइनो एसिड इनटू यूरिया। आर्जिनेज का क्या फंक्शन है कि ये अमाइनो एसिड्स को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज का क्या काम है? माल्टेज जो होता है ये हाइड्रोलिसिस करता है। माल्टोज को, जैसे माल्टोज हमें पता है कि एक डाइसैकेराइड्स है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मोनोसैकेराइड्स यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज एंजाइम है, ये हाइड्रोलिसिस करता है सुक्रोज का और इसको कन्वर्ट कर देगा मोनोसैकेराइड्स में। लैक्टोज है, लैक्टोज कहाँ पर प्रेजेंट होता है? दूध में। हम जो दूध पीते हैं उसमें लैक्टोज होता है। तो लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा? उस लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम का क्या फंक्शन है? जो भी हम लोग फैट्स खाते हैं या जितना भी फैटी एसिड जो होता है, इन फैट्स को इमल्सिफाई करता है। जो बचे हुए जो फैट्स होंगे जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे यानी पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं हो पाए थे, उन बचे हुए फैट्स को ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। तो फाइनली हमने देखा कि जो भी आप लोग फूड कंपोनेंट खाते हैं उन सभी का उनके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो सक्कस एंट्रेकस होता है दोस्तों, इसके अंदर और भी कई तरह के एंजाइम्स, न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, एमाइलेज, जो कि न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियोटाइड्स को या न्यूक्लियोसाइड्स को, इन सभी को ये ब्रेक डाउन करता है इनके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। फाइनली डाइजेशन ऑफ फूड इन सीकम। अब ये जो फूड है दोस्तों, जैसे सीकम वो जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल शाकाहारी जितने भी होते हैं जो मांस वगैरह नहीं खाते, शाकाहारी एनिमल्स में सीकम बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें सेलुलोज का पाचन करना होता है। दोस्तों हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे सीकम के अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर पाए। जबकि अगर आप खरगोश को देखें, रैबिट में, तो रैबिट के अंदर ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और सेलुलोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो सीकम में ही हो जाता है, ठीक है। तो शाकाहारी जितने भी एनिमल्स होंगे जो घास वगैरह खाते हैं या फिर जितने भी मतलब खेतों में जितने भी सारे के सारे सब्जियां वगैरह हैं, उस तरह की चीज़ें खाते हैं जो शाकाहारी चीज़ों में आती हैं, तो उनका जो सीकम होगा वो बड़ा होगा क्योंकि उन्हें सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। और जितने भी मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी वालों का तो जो सीकम होगा वो छोटा ही रहेगा क्योंकि उसका कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। फाइनली भोजन अब कहाँ पर पहुँच गया? जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो सब पहुँच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में,
ठीक है। यहाँ पर सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रीट्स एल्कलाइनिक सिक्रेशन। जो हमारी बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसकी दीवारों से सिक्रीट होता है एक एल्कलाइनिक, जिसके अंदर कंटेन म्यूकस, बाइकार्बोनेट्स, पोटेशियम कंपाउंड्स होते हैं। इन ल्यूमन रिसाइड, और साथ में इसकी ल्यूमन के अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। इन डाइजेशन इज कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन का पूरा प्रोसीजर कहाँ पर कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये जो पूरा अनडाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि हमने क्या किया, एक तरीके से आप लोग कूड़ा खाते हैं तो उसमें से मेरा मतलब कहने का ये है कि मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि सारा का सारा यूज़ नहीं होता, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो उन्हें हमें बाहर निकालना पड़ेगा वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो दोस्तों वो जो है एक्सपेल हो जाता है एनएस के थ्रू। इसे कहा जाता है डिफिसेशन, यानी फीसिस का बाहर निकालना। तो दोस्तों फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा आज की इस वीडियो के अंदर, कंप्लीट वीडियो में, कि डाइजेशन का क्या प्रोसीजर है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन, यानी अब ये जो फूड है इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है डिफरेंट फूड के कंपोनेंट्स का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।